अगली सुबह वीर सोकर उठा तो सिम्मी किचन में काम कर रही थी। वो सोचने लगा कि क्या बात है, आज मुझसे पहले उठ गई। फिर वो नहा धोकर तैयार होने लगा। उसने सोचा कि सिम्मी से बात करता हूँ, शायद अब शांत हो गई हो। उसने सिम्मी को आवाज दी, सिम्मी मेरी बेल्ट कहाँ है? मिल नहीं रही। सिम्मी जो कि रसोई में पराठे बना रही थी, राधा से बोली, उनसे बोल दो कि दरवाजे के पीछे टंगी हुई है। राधा ने वीर से जाकर कहा कि दरवाजे के पीछे है तो वीर बोला, मुझे नहीं मिल रही। तू सिम्मी को भेज। राधा ने जाकर सिम्मी से कहा, भैया ने देख लिया, उन्हें नहीं मिल रही। तुम जाकर देखो ना, तब तक मैं ये पराठे बना लेती हूँ। सिम्मी अब काम छोड़कर अपने कमरे में गई और दरवाजे के पीछे से बेल्ट निकालकर बेड पर रखकर कमरे से जाने लगी। वीर ने उसे फिर से आवाज दी, सुनो तो, वॉलेट भी नहीं मिल रहा। सिम्मी ने अब चुपचाप अलमारी से वॉलेट निकालकर टेबल पर रख दिया और फिर से कमरे से जाने लगी। इस बार वीर ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, अब मान भी जाओ। कब तक नाराज रहोगी? सिम्मी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाथ छुड़वाकर किचन में चली गई। वीर भी फिर तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर आ गया। नाश्ते की टेबल पर भी आज शांति ही थी। आशा जी समझ गई कि इन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई है, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा बात नहीं की। नाश्ते के बाद सिम्मी चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई और वीर पीछे पीछे ड्राइविंग सीट आ गया। रास्ते में उसने सिम्मी से कहा, तुम कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, देखना शादी तक जुगाड़ हो जाएगा। तुम्हें अपने जेवर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। सिम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी से बाहर देखती रही। कुछ देर में कॉलेज आया तो सिम्मी चुपचाप गाड़ी से उतर गई। उसके जाने के बाद वीर ने भी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर जाकर उसने देखा कि सिम्मी की एक किताब गाड़ी में ही रह गई है। उसने गाड़ी घुमाई और फिर से कॉलेज चला गया। वहां वो किताब लिए कॉलेज में सिम्मी को ढूंढने लगा। उसने एक दो लड़कियों से सिम्मी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सिम्मी लेक्चर अटेंड करने गई है। वीर अब उसके क्लासरूम की तरफ भागा। वहीं सिम्मी गुस्से में किताब छोड़कर कॉलेज आ गई और सीधा क्लासरूम चली गई। कुछ देर में प्रिया आई और उससे बतियाने लगी। वो बोली, क्या बात है, आज तू मूड में नहीं लग रही है? वीर से झगड़ा हुआ क्या? सिम्मी रूखे स्वर में बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिया पूछने लगी, तो फिर क्या हुआ, तबीयत ठीक है? सिम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बुक्स खोलने लगी। तभी उसने देखा कि एक किताब तो है ही नहीं। उसने आसपास किताब को खोजा लेकिन उसे नहीं मिली। तभी प्रोफेसर क्लासरूम में आ गए और सबसे बुक्स खोलने के लिए कहने लगे। वो बुक में से ही कुछ पढ़ा रहे थे। सिम्मी किताब ढूंढ रही थी कि तभी प्रोफेसर ने सिम्मी को खड़ा कर दिया और बोले, सिमरन स्टैंड अप। क्या कर रही हो तुम? सिम्मी खड़े होकर बोली, सर वो मेरी बुक नहीं मिल रही। प्रोफेसर बोले, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कि बुक ही लेकर नहीं आई? मेकअप करना तो नहीं भूलती तुम लोग, बुक्स लाना कैसे भूल जाते हो? सिम्मी गर्दन झुकाए खड़ी थी कि तभी वीर दौड़ता हुआ वहां आया और जोर से बोला, सिम्मी तुम्हारी बुक। वीर की आवाज सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे। प्रोफेसर भी वीर की ओर देखते हुए बोले, हु आर यू? वीर बोला, सिमरन का हस्बैंड, सीनियर इंस्पेक्टर वीर। वो एक्चुअली सिम्मी अपनी बुक गाड़ी में ही भूल गई थी तो वही देने आया था। ये कहकर वो सिम्मी के पास जाकर उसे किताब देने लगा। सिम्मी ने बिना किसी भाव के किताब ली और थैंक्स कहने लगी। वीर उसके चेहरे को देखकर समझ गया कि इसे प्रोफेसर की बात का बुरा लगा है। वो बुक देकर वापस आया और प्रोफेसर से बोला, सिम्मी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है सर। प्रोफेसर रूखे स्वर में बोले, तो? वीर ने कुछ नहीं, आपकी जर्नल नॉलेज के लिए बता रहा था। ये कहकर वीर कमरे से बाहर चला गया और प्रोफेसर मुंह बनाए उसे जाते देखते रहे। फिर उन्होंने सिम्मी को डांटते हुए कहा, अब खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। सिम्मी ने जी सर कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। प्रोफेसर ने भी फिर से लेक्चर देने स्टार्ट कर दिए। सिम्मी जो कि किताब में सिर घुसाए बैठी थी, प्रिया दबी जुबान में उससे कहने लगी, वाओ यार, वीर को तेरी कितनी फिक्र है, तभी तो भाग भाग कर तुझे बुक देने आया। सिम्मी बोली, मालूम है, अब पढ़ाई पर ध्यान दे, वरना सर फिर से मुझे ही खड़ा कर देंगे, वैसे ही चिढ़े पड़े हैं। सिम्मी की बात पर प्रिया हंस दी तो प्रोफेसर उसे भी चश्मे के ऊपर से घूरने लगे। वहीं वीर थाने पहुंचा तो उसने हवलदार से पूछा, जमीन के केस की कोई अपडेट शर्मा जी? शर्मा जी बोले, जी सर, वो दोनों केस सॉल्व हो गए। वीर बोला, अरे वाह, मतलब भीमा ने जमीन खाली कर दी? हवलदार बोला, वो तो पता नहीं सर, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने कंप्लेंट वापस ले ली है, वो अब कोई केस नहीं करना चाहते। वीर सोच में डूबा हुआ बोला, अच्छा, उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली, कोई वजह बताई उन्होंने? हवलदार बोला, नहीं, वजह तो नहीं बताई, बस केस वापस ले लिया। वीर हम करते हुए बोला, एक काम करो, दोनों को यहाँ बुलाओ, जरा पता तो चले बात क्या है। हवलदार, जी सर कहकर उसके केबिन से निकल गया। कुछ देर बाद दोनों शिकायतकर्ता थाने में हाजिर हो गए।
वो कुछ डरे हुए से लग रहे थे। वीर ने उन्हें बैठने के लिए कहा और बोला, आपने शिकायत वापस ले ली, इसकी वजह जान सकता हूँ? क्या भीमा ने आपकी जमीन खाली कर दी है? उनमें से एक आदमी बोला, नहीं सर, उल्टा उसने हमें धमकी दी है कि अगर हमने जमीन नहीं बेची तो वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा बोला, उसके आदमियों ने हमसे कहा कि वो हमारी बहू बेटियों को अगवा करवा देगा। वीर हैरान सा बोला, क्या उसने आपको धमकी दी और आप लोग उसके खिलाफ शिकायत करने की बजाय पीछे हट रहे हो? उनमें से एक बोला, साहब जमीन बच्चों से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना? कहीं उसने सच में हमारे बच्चों और महिलाओं को नुकसान पहुंचाया तो? इससे बेहतर है कि हम उस जमीन को बेच ही दें। वीर उन्हें समझाते हुए बोला, आपके घर वालों को कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ, वो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस आप अपनी कंप्लेंट वापस मत लीजिए। अगर आप डर गए तो कल को वो और लोगों को भी इसी तरह डरा धमकाकर जमीन हड़पने का काम करेगा और एक दिन जुर्म की दुनिया का बड़ा चेहरा बन जाएगा। हमें उसे रोकना है, इसलिए आप अपनी शिकायत फिर से दर्ज करवाए। इस बार हम उस पर कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। वीर के समझाने बुझाने पर वो दोनों फिर से शिकायत दर्ज करने के लिए राजी हो गए। इस बार उन्होंने धमकी की भी शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत दर्ज होते ही वीर ने उनसे कहा, अब आप लोग घर जाइए और कोई भी आपको परेशान करे हमें फ़ोन कर देना। ये कहकर वीर ने उन्हें घर भेज दिया। फिर उसने हवलदार से कहा, शर्मा जी तैयार हो जाए, एक्शन लेने का समय हो गया है। हवलदार ने सलाम ठोकते हुए जी सर कहा और फिर 3-4 हवलदारों को लेकर वीर भीमा को अरेस्ट करने निकल पड़ा। उसने भीमा के घर जाकर डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, वीर और उसके साथी दंदनाते हुए घर में घुस गए और फिर वीर ने भीमा का कॉलर पकड़ लिया। वो बोला, तुझसे कहा था ना कि सुधर जा, तूने धमकी देकर गलती कर दी, अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। ये कहकर वीर ने उसका कॉलर खींचा और उसे घसीटते हुए थाने ले आया। थाने पहुंचकर उसने भीमा जो सलाखों के पीछे डाल दिया और हवलदार से बोला, फाइल रेडी करो इसकी, ये अब जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। हवलदार ने जी सर कहा और काम पर लग गया। तभी थाने में भीमा के 3-4 साथी लाठी डंडों के साथ घुस आए। उन्हें देखकर वहां मौजूद लोगों के हाथ पैर फूल गए। उसकी आंसुओं में डूबी आंखें देखकर वीर ने रिएक्ट करना बंद कर दिया और बोला, अरे बाबा मैं ठीक हूँ, लाओ मुझे दो, मैं करता हूँ। ये कहकर वो सिम्मी से रुई का फाहा लेने लगा, लेकिन सिम्मी ने उससे हाथ छुड़वा लिया और खुद साफ करने लगी। उसी वक्त काजल भी वहां पहुंच गई। कुछ देर पहले जब काजल को अधिराज जी का कॉल आया तो वो सिर पर पैर रखे थाने की ओर भागी। वो लगातार फोन में न्यूज़ देख रही थी। उसने वीर को भी हल्की चोट लगे देखा तो वो थाने जाने की बजाय सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर जैसे ही उसने सिम्मी को वीर की मलहम पट्टी करते और वीर को उसकी आंखों में खोए देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। वो अब दूर से ही उन दोनों को देखने लगी। वहीं सिम्मी ने वीर की चोट साफ करके उसके घाव पर दवाई लगाई। दवाई लगाकर वो उठ ही रही थी कि वीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। वो बोला, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मामूली सी चोट आई है। सिम्मी नम आवाज में बोली, हाँ दिख रहा है कितनी मामूली चोट है, होंठ कट गया है, खून आ रहा है और तुम्हें ये मामूली चोट लग रही है। वीर बोला, अरे बाबा ये तो ऐसे ही लग गई, इतने में कुछ नहीं होता। वैसे तुम्हें ऐसे जल्दबाजी में नहीं आना चाहिए था, घर पर माँ परेशान हो रही होगी। सिम्मी अब गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, सबकी चिंता करो, बस अपनी मत करना। तुम्हें पता भी है जब मैंने न्यूज़ देखी तो मैं कितना डर गई थी। मुझसे मेरा हाल पूछने की बजाय तुम कह रहे हो कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आर यू मैड? सिम्मी गुस्से में जोर से बोल रही थी तो वहां मौजूद सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। लोगों को देखकर वीर सिम्मी को समझाते हुए बोला, अच्छा बाबा गलती हो गई, अब शांत हो जाओ, देखो सब हमें ही देख रहे हैं। सिम्मी रोते हुए बोली, हाँ तो देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी तुम्हें लोगों की पड़ी है, मेरी नहीं। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। वीर समझ गया कि ये परेशान है इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। वो उसे बाहों में भरते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी, मैं बोल तो रहा हूँ कि ठीक हूँ, खामखा टेंशन ले रही हो। तुम्हें यकीन नहीं है तो यही कपड़े उतरवा कर देख लो, कहीं कोई चोट नहीं है, कहो तो उतारूं। ये कहकर वो अपनी शर्ट का बटन खोलने लगा। सिम्मी उसका हाथ पकड़कर नम आवाज में बोली, रहने दो, सब देख रहे हैं, मैं घर में चेक कर लूंगी। सिम्मी की बात पर वीर हंस पड़ा और सिम्मी को गले लगाते हुए बोला, मैं पुलिस वाला हूँ सिम्मी, अब ऐसी छोटी मोटी बातों पर परेशान होगी तो कैसे चलेगा। हमारी नौकरी में तो ये सब चलता रहता है, और फिर आगे जाकर तुम्हें भी तो पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है ना, तो फिर इतना क्यों डरना, हिम्मत से काम लिया करो ओके। सिम्मी ने आंसू पोंछते हुए हामी भरी तो वीर बोला, अब तुम घर जाओ, माँ और राधा परेशान हो रहे होंगे, उनसे कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने साथियों का इलाज करवा रहा हूँ। सिम्मी ने हामी भरी और बोली, जल्दी घर आ जाना। वीर बोला, हाँ यहाँ से फ्री होकर घर ही आऊँगा।
अब तुम जाओ ओके। सिम्मी ने हम कहा और फिर वीर को बाय बोलकर वो वापस जाने लगी। काजल ने उसे जाते देखा तो वो एक दीवार के पीछे छुप गई। सिम्मी के जाने के बाद वो बाहर निकली और फिर गहरी सांस लेकर वीर से मिलने चली गई। उस वक्त वीर एक डॉक्टर से बात कर रहा था। काजल ने वीर के पास जाकर कहा, वीर तुम ठीक हो? वीर सामान्य तरीके से बोला, हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। जो भी घायल है उनका अंदर इलाज चल रहा है, तुम अंदर जाकर उनसे मिल लो। ये कहकर वो फिर से डॉक्टर से बात करने लगा। काजल ने हम कहा और फिर घायल पुलिसकर्मियों से मिलने वार्ड में चली गई। इस दौरान उसकी नज़र वीर पर ही थी। पुलिस स्टेशन पर हमले में घायल हुए सभी पुलिस वालों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। काजल उनसे मिलने आए और उनका हालचाल लेने लगी। वहीं वीर ने डॉक्टर से घायल पुलिस वालों की मेडिकल रिपोर्ट रेडी करने के लिए कहा, ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके। वो बात कर ही रहा था कि तभी नील भी अस्पताल पहुंच गया। वो वीर से मिला और बोला, क्या हुआ वीर, सब ठीक तो है ना? वीर ने नील को देखा तो हैरान होकर बोला, तुम यहाँ? नील कहने लगा, हाँ मैंने न्यूज़ में देखा कि पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। तुम ठीक हो? वो वीर को नीचे से ऊपर तक देखते हुए पूछने लगा। वीर बोला, मैं ठीक हूँ लेकिन कुछ लोगों को चोट आई है। नील ने पूछा, कहाँ है सब? वीर बोला, अंदर इलाज चल रहा है सबका। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी नर्स वहां आई और बोली, सबकी मलहम पट्टी हो चुकी है, आप चाहो तो मिल सकते हो। नर्स के कहने पर वीर और नील वार्ड में गए और सभी घायल पुलिस वालों को देखने लगे। अपने साथियों को इस तरह बिस्तर पर पड़े देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा था। नील गुस्से में बोला, किसने किया ये सब? वीर बोला, एक गुंडा है भीमाशंकर, जमीन के केस में उसे अरेस्ट किया था, उसके गुंडों ने थाने में आकर हंगामा कर दिया, उसी में सबको चोट आई है। नील आवेश में कहने लगा, तो तुमने उन्हें वहीं मारा क्यों नहीं? उनकी हिम्मत कैसे हुई थाने में घुसकर मारपीट करने की? कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? वीर बोला, हमने उन्हें सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। उन्होंने तैश तैश में हमला कर तो लिया, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलती है। बस तुम देखते जाओ। ये कहते हुए उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। उसी वक्त काजल सभी पुलिसकर्मियों से मिलकर वीर के पास आए और बोली, वीर तुम्हें भी चोट आई है, तुम भी ट्रीटमेंट करवा लो। वीर बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। काजल ने गौर किया कि वीर के होंठ के पास अब भी हल्की सूजन थी। वो वार्ड में रखे आइस पैक को उठाकर वीर के होंठ के पास लगाकर बोली, तुम्हारे होंठ अब भी सूज रहे हैं, बर्फ से सूजन घट जाएगी। ये कहते हुए वो हल्के हल्के हाथ से वीर के चेहरे की सिकाई करने लगी। इस दौरान नील कभी वीर को देखता तो कभी काजल को। वीर काजल से बोला, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा, तुम थाने जाओ और वहां संभालो, इस वक्त वहां कोई नहीं है। काजल कहने लगी, लेकिन यहाँ? वीर बोला, यहाँ मैं हूं अभी, तुम जाओ, अधिराज सर थोड़ी देर में वहां पहुंचते होंगे, तुम नहीं जाओगी तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए जल्दी थाने पहुंचो। काजल ने हामी भरी और फिर चुपचाप थाने चली गई। उसके जाने के बाद नील ने दबी जुबान में वीर से कहा, ये तुम्हारी कुछ ज्यादा फिक्र नहीं करती, मैंने पहले भी देखा है, इसका झुकाव तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही है। वीर नील से सच छुपाते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबका ध्यान रखती है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब भी वो कई बार मिलने आई थी, वो बात अलग है कि तुम्हारे घर वालों ने मिलने नहीं दिया। वीर की बात पर नील झेप गया और बोला, हाँ हो सकता है मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, खैर जो भी है, लड़की अच्छी है। वीर नील की ओर घूरने लगा तो नील नजरें चुराने लगा। वीर ने उससे पूछा, तुम्हारा तो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, फिर यहाँ कैसे? नील बोला, हाँ तो फिजियोथेरेपी चल रही है और अब तो मैं पहले से बेहतर हूँ, एक बार छुट्टियां खत्म हो जाएं फिर मैं वापस ड्यूटी पर आऊंगा। वीर हम करते हुए बोला, अच्छी बात है, 2-3 दिन में हम भी गांव जाने वाले हैं। नील कहने लगा, और हम आज शाम की ट्रेन से, तभी तो मैं जल्दबाजी में यहाँ आया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, पिताजी नीचे इंतजार कर रहे हैं। वीर ने ठीक है कहा तो नील पुलिसकर्मियों से मिलकर वापस चला गया। सिम्मी भी घर पहुंची तो आशा जी और राधा परेशान से टहल रहे थे। सिम्मी को देखते ही आशा जी पूछने लगी, क्या हुआ बहू, वीर ठीक तो है ना? सिम्मी कहने लगी, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, अभी हॉस्पिटल ही है, अपने साथियों का इलाज करवा रहे हैं। राधा पूछने लगी, पक्का उन्हें कहीं चोट नहीं लगी? सिम्मी बोली, नहीं बाबा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, शाम तक वो घर आ जाएंगे, तब खुद ही देख लेना। आशा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान का शुक्र है कि वीर ठीक ठाक है, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा। राधा, तू अपनी बुआ को फोन करके बता दे कि वीर ठीक है। वो भी वीर के बारे में सुनकर परेशान हो गई थी। राधा ने हाँ माँ कहा और बुआ जी को फोन करके वीर की कुशल क्षेम बताने लगी। एक और अधिराज जी ने जब से थाने में हमले की खबर सुनी तब से उनका दिमाग खराब हो रहा था।
वो हालात का जायजा लेने थाने पहुंचे तो उनके आने से पहले काजल वहां हाजिर हो गई। अधिराज जी ने उससे पूछा, क्या हुआ था यहाँ? काजल बोली, सर मैं अभी आई हूँ, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि वो 4 गुंडे भीमा को छुड़वाने आए थे। वीर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सबके साथ मारपीट की। अधिराज जी ने भीमा और उसके साथियों की ओर देखा और काजल से बोले, अच्छे से कुटो इन्हें, ताकि लोगों को पता चल सके कि कानून पर चोट करने का क्या अंजाम होता है। काजल ने जी सर कहा तो अधिराज जी पूछने लगे, वीर कैसा है और बाकी सबकी हालत कैसी है? काजल बोली, सर वीर ठीक है, कुछ लोगों को मामूली चोट आई है, जबकि कुछ के सिर पर वार किया गया है। अधिराज जी बोले, ठीक है तुम यहाँ संभालो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये कहकर अधिराज जी थाने से बाहर निकल गए। बाहर उन्हें मीडिया वालों ने घेर लिया तो अधिराज जी ने उन्हें बयान दिया, दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उन सबको कड़ी सजा दी जाएगी। इस वक्त सभी लॉकअप में है, कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये कहकर अधिराज जी अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए। उनके जाने के बाद काजल ने डंडा उठाया और उन 4 गुंडों की तबीयत से धुलाई करने लगी। वो सब पड़े पड़े कराह रहे थे तो काजल बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने की? अब तुम अपने पैर पर चलने लायक नहीं रहोगे। ये कहकर वो धोबी घाट के कपड़े की तरह कूटने लगी। उन 4 को कूटने के बाद काजल भीमा की जेल में गई और डंडा हाथ में लिए बोली, बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे, थाने में हंगामा करवाएगा। ये कहकर वो भीमा को भी डंडों से मारने लगी। भीमा जो कि गठीले बदन का था, उसे काजल की मार का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपने हाथ झाड़ते हुए बोला, थोड़ा और कोशिश कर लड़की, इतने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। काजल को गुस्सा आया तो उसने दे दनादन पीटना शुरू कर दिया। अब भीमा को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। आखिर इज्जत का सवाल था, किसी लड़की के हाथों पिटने का दाग वो अपनी इज्जत पर कैसे लगवा सकता था? इसीलिए मजबूत बनने का दिखावा कर रहा था। फिर जब मारते मारते काजल थक गई तो एक हवलदार आकर बोला, मैडम वीर सर का कॉल है। काजल हाँफते हुए गुस्से में भीमा को घूरने लगी और फिर जेल से बाहर आ गई। उसे जाते देखकर भीमा बोला, क्या बात है लड़की, ऐसा लग रहा है जैसे चोट किसी और को लगी है और दर्द तुझे हो रहा है। देखकर लग रहा था कि अपनी खुन्नस निकाल रही है। काजल ने उसे इग्नोर कर दिया और वीर से कॉल पर बात करने लगी। वीर उससे थाने के मौजूदा हालात के बारे में पूछ रहा था। काजल ने बताया कि अभी सबकी रिमांड पर धुलाई चल रही है। वीर ने उससे कहा, आज तुम वहां संभाल लेना, मैं अभी घर जा रहा हूं, कल मिलता हूं। काजल ने ओके कहा और बोली, अच्छा सुनो, घर जाकर भी सिकाई कर लेना। वीर ने हम में जवाब दिया और फोन रख दिया। फोन रखकर उसने डोरबेल बजाई तो राधा ने दरवाजा खोला। वीर को देखते ही राधा और आशा जी ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई चोट तो नहीं लगी? ऐसे ना जाने कितने ही सवाल वो दोनों एक साथ पूछ रही थी। वहीं वीर की नज़र सिम्मी पर थी जो एक कोने पर चुपचाप खड़ी वीर को देख रही थी। वीर आशा जी से बोला, माँ मैं थक गया हूँ, हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर बात करते हैं ओके? आशा जी, लेकिन बेटा, कहने लगी तो वीर उनकी बात सुने बिना ही कमरे में चला गया। उसके कमरे में जाते ही सिम्मी भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई और झट से दरवाजा बंद कर लिया। वीर ने पलट कर देखा तो सिम्मी ने उसे जोर से गले लगा लिया और उसके सीने से लिपटी हुई भावुक हो गई। वीर भी इस वक्त शांत था। वो सिम्मी को गले लगाए धीरे धीरे उसके बाल सहला रहा था। वीर अपने कमरे में गया तो सिम्मी ने भी उसके पीछे जाकर दरवाजा फट से बंद कर दिया। ये देखकर राधा और आशा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। राधा कहने लगी, अब इन्हें क्या हुआ? आशा जी बोली, क्या पता, शायद किसी बात पर नाराज हो। राधा कहने लगी, लगता है आज भैया का दिन ही खराब है। आशा जी बोली, छोड़, उनके बीच की बात है, वो देख लेंगे, तू जा सबके लिए कड़क चाय बना। राधा ने हामी भरी और रसोई में चली गई। उसके जाने के बाद आशा जी भी हॉल में जाकर बैठ गई और वीर के बाहर आने का इंतजार करने लगी। उन्हें लग रहा था कि सिम्मी और वीर की बहस होगी, लेकिन उनके कमरे से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। कुछ देर में राधा चाय लेकर आई तो वो बोली, क्या हुआ, अंदर सब ठीक तो है ना? तुम तो बोल रही थी कि भाभी नाराज है, लेकिन आवाज तो नहीं आ रही कोई। आशा जी सोचने लगी कि क्या पता दोनों रोमांस कर रहे हो। यही सोचकर वो झेप गई और राधा से बोली, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जाकर ले आ। राधा के जाने के बाद आशा जी वहीं बैठे चाय के घूंट भरते हुए टीवी देखने लगी। वहीं सिम्मी रूम में जाते ही वीर से लिपट गई। वीर भी कुछ देर उसे गले लगाए खड़ा रहा और उसे अपनी बाहों में महसूस करने लगा। कुछ देर बाद वो बोला, खाना खाया तुमने? सिम्मी उसके सीने से लगी हुई बोली, अभी 7 बज रहे हैं। वीर बोला, अरे हाँ अभी तो टाइम है, चलो मैं नहा लेता हूँ पहले, हॉस्पिटल से आया हूँ तो नहाने का मन कर रहा है। सिम्मी वीर से अलग होकर उसकी आंखों में देखती हुई बोली, वीर। वीर प्यार से बोला, बोलो।
सिम्मी भरे गले से बोली, तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो। वीर चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? सिम्मी नम आवाज में बोली, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वीर उसका चेहरा हाथ में लिए बोला, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहीं तो हूँ, तुम्हारे साथ। सिम्मी जिद करते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती। पुलिस की नौकरी में तुमने दोस्त से ज्यादा दुश्मन बनाए हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम मुझे छोड़कर जाओ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ गांव जाकर खेती कर लूंगी, लेकिन ये नौकरी छोड़ दो। वीर हंसते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए खेती बाड़ी भी करने के लिए तैयार हो। सिम्मी नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी बातों को मजाक में मत उड़ाओ वीर। मैं सीरियसली कह रही हूँ। आज देखा ना उन लोगों ने क्या किया। कल को वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दें, इससे अच्छा है कि ये नौकरी ही छोड़ दो। वीर हाथ बांधे खड़े होकर बोला, अच्छा, और उन्हें मनमानी करने दूं। वो लोग कल को पूरे शहर में गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। वो तुम्हें ठीक लगेगा? सिम्मी बोली, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। वीर बोला, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ साथ बाकी सबकी चिंता है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारा किसी गुंडे से पाला पड़ा हो। जमाल को भूल गईं? वो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल था। पटेल याद है, वो खुद कितना बड़ा गुंडा था। तुम्हें लगता है कि ये भीमा जैसे गुंडे मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? सिम्मी गुस्से में कहने लगी, तो फिर आज उन्होंने तुम पर अटैक कैसे कर दिया? वीर बोला, वो इसलिए क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं थे। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तुम खुद पुलिस वाले की बेटी हो, तुम्हें ये सब समझना चाहिए सिम्मी। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोला। सिम्मी उलझन में थी और वीर उसकी परेशानी समझ रहा था। वो उसका ध्यान भटकाते हुए बोला, अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है। चाय के साथ कुछ मिलेगा? सिम्मी बोली, वो सब बाद में, पहले मुझसे वादा करो। वीर ने पूछा, कैसा वादा? सिम्मी रुंधे गले से बोली, यही कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं जी नहीं पाऊंगी। ये कहते हुए वो लगभग रोने को हो गई। वीर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ बाबा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उम्र भर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें ऐसे ही मनाता रहूंगा। अब खुश? अब तो कुछ खाने को दे दो। सिम्मी आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है, तुम नहाकर आओ, मैं तब तक पकौड़े बना देती हूँ। ये सुनकर वीर खुश हो गया और सिम्मी को गोद में उठाते हुए बोला, अरे वाह, पकौड़े आलू के बनाना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब छोड़ोगे तो बनाऊंगी ना। वीर ने सिम्मी को नीचे उतारा तो सिम्मी मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलकर पकौड़े बनाने चली गई। कुछ देर में वीर नहा धोकर हॉल में आया और न्यूज़ देखने लगा। न्यूज़ में थाने में हुए हमले के बारे में ही दिखा रहे थे तो वीर ने चैनल बदल दिया। तब तक सिम्मी चाय पकौड़े भी लेकर आ गई। वो वीर और आशा जी को चाय दे ही रही थी कि तभी अधिराज जी ने दरवाजा खटखटाया। सिम्मी ने अपने पिता को देखा तो वो खुशी से फूले नहीं समाई। वो दौड़कर अपने पिता के पास गई और उनके गले लगकर उन्हें अंदर ले आई। अधिराज और आशा जी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर अधिराज जी बैठते हुए वीर से उसका हालचाल पूछने लगे। सिम्मी ने उन्हें भी चाय पकौड़े सर्व किए और वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। वीर ने उन्हें बताया कि कैसे वो गुंडे थाने में घुस आए और फिर सभी पुलिस वालों ने उन्हें मारपीट कर थाने में बंद कर दिया। वो बोला, कल उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगेंगे। अधिराज जी बोले, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में तुम गांव जाने वाले हो, फिर उनके केस का क्या होगा? वीर बोला, सर, मैंने डॉक्टर से रिपोर्ट रेडी करने के लिए कहा है और साथ ही थाने की फुटेज भी निकलवाई है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो किस मकसद से आए थे। इससे पुलिस डिपार्टमेंट को उनकी न्यायिक हिरासत लेने में मदद मिलेगी। फिर काजल तो यही है, वो इस केस को संभालेगी। अधिराज जी सोच में डूबे हुए हम कहने लगे तो वीर बोला, सर, अगर राधा की शादी का सवाल नहीं होता तो मैं उन्हें जेल भिजवाने तक यहीं रहता, लेकिन शादी में जाना जरूरी है, इसलिए हो सके तो आप भी इस केस पर नजर बनाए रखते, उसने दबी जुबान में कहा। अधिराज जी कहने लगे, हाँ, तुम्हारी बात सही है, ये केस आया ही ऐसे वक्त पर है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं खुद इस केस पर नजर रखूंगा और काजल के संपर्क में रहूंगा। वीर खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच सर। अधिराज जी बोले, शादी से 1-2 दिन पहले हम भी गांव पहुंच जाएंगे, तो किसी तरह की चिंता मत करना। बाकी राधा बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं होगी, हम हैं तुम्हारे साथ। वीर कृतज्ञ होकर बोला, सर, आपके आशीर्वाद से सब जुगाड़ हो जाएगा, आप बस राधा को आशीर्वाद देने आ जाना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। अधिराज जी कहने लगे, अच्छी बात है, फिर भी किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। वीर ने जी सर कहा तो अधिराज जी चाय खत्म करके बोले, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, सुवर्णा जी घर पर राह देख रही होंगी।
उन्हें भी बताना है कि सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी कहने लगी, डिनर करके जाते। अधिराज जी बोले, डिनर नहीं, अब सीधा दावत खाएंगे, वो भी राधा बिटिया की शादी में। अभी के लिए मुझे जाना होगा। अधिराज जी के जाने के बाद सिम्मी डिनर की तैयारी में लग गई। रात को सोते समय वीर जैसे ही बिस्तर पर जाकर बैठने लगा तो सिम्मी बोली, रुको। वीर ने पूछा, क्या हुआ? सिम्मी बोली, कपड़े उतारो। वीर ने चौंक कर क्या कहा और बोला, आज मैं बहुत थका हुआ हूं, रोमांस फिर कभी ओके। सिम्मी उसे सरसरी नजर से देखते हुए बोली, उतार रहे हो कि नहीं? वीर सोचने लगा कि कहीं ये फिर से नाराज ना हो जाए, इसलिए उसने चुपचाप अपनी टी शर्ट उतारी। सिम्मी बोली, ये सैंडो भी उतारो। वीर मजाक करते हुए बोला, ये गलत है सिम्मी, किसी की मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती रेप कहलाती है। सिम्मी तुनक कर बोली, उतार रहे हो या बताऊं तुम्हें? वीर ने डरते हुए सैंडो भी उतारी तो सिम्मी उसके करीब आकर बैठ गई। वीर को लगा ये रोमांस करने के मूड में है, लेकिन सिम्मी फोन में टॉर्च लगाकर उसके सारे बदन को जांचने लगी। वीर ये देखकर पूछने लगा, क्या कर रही हो? तिल ढूंढ रही हो? ये देखो यहाँ अंडर आर्म्स में है एक, और एक पैर पर भी है, दिखाऊं? सिम्मी तुनकते हुए बोली, तिल नहीं ढूंढ रही। वीर ने पूछा, तो फिर? सिम्मी बोली, देख रही हूं कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। वीर अच्छा करते हुए बोला, आई तो है एक जगह। सिम्मी ने झट से पूछा, कहाँ? बताओ मुझे कहाँ चोट लगी है। वीर सीने पर हाथ रखकर बोला, यहाँ दिल में। जब भी तुम्हें ऐसे अपने करीब आते देखता हूं तो दिल बेचैन हो जाता है, मन करता है कि तुम्हें बाहों में भर लूं। ये कहकर वो सिम्मी को गले लगाने लगा तो सिम्मी उसे धक्का देते हुए बोली, अब नहीं हो रही थकान, चलो सो जाओ चुपचाप। ये कहकर वो बिस्तर पर एक साइड लेट गई। वीर भी कपड़े पहनते हुए बोला, खामखा ठंड में कपड़े उतरवा दिए, अच्छा खासा मूड बन गया था। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, सो जाओ अब, कल से शॉपिंग पर भी जाना है। वीर ने चादर उठाई और फिर दोनों एक ही चादर के अंदर सिमटकर नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह वीर ड्यूटी के लिए रेडी होने लगा तो सिम्मी बोली, वीर हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं, तो पैसे दो। ये कहते हुए उसने वीर के सामने हाथ आगे कर दिया। वीर उसके हाथ में कार्ड रखते हुए बोला, जरूरत के हिसाब से कैश निकाल लेना और सामान ले लेना। सिम्मी ने खुश होते हुए ओके कहा और बोली, अच्छा तुम हमें मार्केट ड्रॉप कर दोगे क्या? वीर घड़ी देखते हुए बोला, ठीक है फिर जल्दी तैयार हो जाओ जब। सिम्मी ओके कहकर कमरे से बाहर गई और आशा जी से वीर के साथ मार्केट चलने की बात कहने लगी। आशा जी भी साड़ी बदल कर तैयार हो गई। कुछ देर बाद वो चारों वीर की गाड़ी में बैठकर बाजार चले गए। वीर ने उन्हें मार्केट में उतार दिया और खुद थाने चला गया। वीर के जाने के बाद आशा जी, सिम्मी और राधा एक कपड़े की दुकान पर गए और वहां से नील और राधा के लिए शादी के कपड़े लेने लगे। शादी के साथ ही उन्होंने अन्य उत्सवों और रिश्तेदारों के कपड़े भी खरीदे। कपड़े लेने के बाद वो अन्य खरीदारी में लग गए। राधा काफी सोच समझकर कम से कम खर्चा कर रही थी और सिम्मी ने भी ये बात नोटिस की। अपना सारा सामान लेकर राधा बोली, भाभी आपने अपने और भैया के लिए तो कपड़े लिए ही नहीं। सिम्मी बोली, मेरे पास शादी की ही ढेर सारी साड़ियां रखी हुई है, कई तो एक बार भी नहीं पहनी, सोच रही हूं कि उनमें से ही कुछ कपड़े ले जाऊंगी। राधा कहने लगी, फिर भी एक साड़ी नहीं ले लो। सिम्मी कहने लगी, अरे बाबा मेरी जो साड़ियां रखी हुई है वो सारी ब्रांडेड है, रखे रखे खराब हो जाएंगी, इससे बेटर है कि उन्हें इस्तेमाल करूं। अभी के लिए वही बहुत है। हाँ वीर के लिए एक जोड़ी कपड़े ले लेती हूँ। वो वीर के लिए कपड़े ले रही थी तो आशा जी समझ रही थी कि सिम्मी कपड़े लेने से क्यों मना कर रही है। सिम्मी को अपनी आर्थिक स्थिति की फिक्र करते देख उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोली, बेटा शादी वाला घर है, भले ही तेरे पास बहुत कपड़े हो लेकिन एक अच्छी सी साड़ी तो ले ही ले। सिम्मी कहने लगी, लेकिन फालतू खर्चा करने की क्या जरूरत है? आशा जी बोली, जितना तू सोच रही है उतनी खराब हालत नहीं है हमारी। मेरा बेटा सरकारी नौकरी में है, इतना तो कमाता ही है कि अपने घर वालों की जरूरत पूरी कर सके, इसलिए मेरी बात मान और एक अच्छी सी साड़ी ले ले। आशा जी के साथ साथ राधा भी जिद करने लगी तो सिम्मी ने एक ठीक ठाक सी साड़ी ले ही ली। वहीं वीर थाने पहुंचा तो काजल वहां पहले से मौजूद थी। वीर को देखते ही वो उसके पास आए और बोली, आ गए। वीर हम कहते हुए अपने केबिन की ओर बढ़ गया। काजल भी उसके पीछे पीछे केबिन में गई। वीर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, वकील से बात हुई तुम्हारी? कोर्ट के लिए कब निकलना है? काजल बोली, हाँ वो वकील बोल रहा था कि 12 बजे कोर्ट में पेशी है, थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी तो सबको लेकर निकलते हैं। वीरों के कहकर कंप्यूटर पर काम करने लगा तो काजल उसे ही देखे जा रही थी। वीर ने एक नज़र उसे देखा और बोला, कुछ काम है? काजल हिचकिचाते हुए बोली, नहीं काम तो कुछ नहीं है, बस तुम्हारा हालचाल पूछना था। कल तुम्हें चोट लगी थी ना, तो अब कैसी है? वीर अब काम करते करते रुक गया और एक गहरी सांस लेकर बोला, ये सब करना बंद करो काजल,
मुझे ये सब पसंद नहीं है। काजल सकुचाई हुई सी क्या कहने लगी तो वीर बोला, मेरी फिक्र करना बंद करो। मेरी फिक्र करने के लिए मेरी बीवी है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। इस तरह मुझ पर ध्यान दोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे। काजल दबी जुबान में बोली, क्यों किसी की फिक्र करना गलत है? वीर बोला, फिक्र करना गलत नहीं है, लेकिन तब तक जब तक वो लोगों की नज़र में ना आए। तुम्हें देखकर सबको शक होने लगा है कि। इतना कहकर वीर चुप हो गया। काजल बोली कि। वीर टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, तुम खुद क्यों नहीं समझ जाती? क्यों जानबूझकर नासमझ बन रही हो? साफ शब्दों में कहूं, दूर रहो मुझसे। लोगों को लगता है कि तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। अब भी वक्त है, काम से काम रखो। काजल भी एक गहरी सांस लेकर बोली, आधे घंटे में कोर्ट के लिए निकलना है, रेडी रहना। ये कहकर वो वीर के केबिन से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसकी आंखें भर आई और अपने केबिन में जाकर आंसू पोंछने लगी। वो मन ही मन बोली, तुम्हें भूलना आसान होता तो भूल नहीं जाती। कितनी कोशिश की कि तुम्हें भुला सकूं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाए। और मैंने तुमसे मांगा ही क्या है? बस थोड़ी फिक्र करती हूँ, वो भी तुम्हें पसंद नहीं। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं खुद को? ये कहते हुए वो फफक कर रोने लगी। कुछ देर रोकर उसका मन शांत हुआ तो वो मुंह धोकर सामान्य होने का दिखावा करने लगी। कुछ देर बाद वीर, काजल और कुछ अन्य पुलिस वाले भीमा और उसके साथियों को गाड़ी में डालकर कोर्ट ले जाने लगे। वीर और एक हवलदार कैदियों के साथ पिछली साइड ही बैठे हुए थे, जबकि काजल अगली सीट पर थी। रास्ते में भीमा वीर से बोला, अब भी मौका है दरोगा, अपना केस वापस ले ले। मैं तुझे और तेरे इन साथियों को भी अच्छी कीमत दूंगा। जाने दे मुझे। वीर कुछ बोलता उससे पहले ही काजल अगली सीट से बोल पड़ी, हाल फिलहाल तो तू वकील की फीस का जुगाड़ कर, क्योंकि अब तू लंबे समय के लिए जेल जाने वाला है। अब जो भी बनाना है जेल में बनाना। काजल की बात सुनकर भीमा हंसने लगा। उसे हंसते देख काजल को थोड़ा अजीब लगा तो वो बोली, लगता है जेल जाने के ख्याल से पागल हो गया है। भीमा हंसते हुए बोला, तू वही है ना जो कल मुझे मार रही थी, और मारते मारते तेरा तेल निकल गया था। वैसे सच बताऊं तो तू इस काम के लिए बनी ही नहीं है। तुझे तो किसी अमीर घर की रौनक होना चाहिए। तू चाहे तो मैं तुझे अपने घर और दिल में जगह दे सकता हूं। वो बड़ी ही बेशर्मी से कहने लगा। उसकी बात पर वीर का पारा चढ़ गया और वो भीमा का मुंह पकड़ते हुए बोला, औकात में रहकर बात कर समझा। एक और लफ्ज मुंह से निकाला तो छेड़छाड़ का केस और ठोक दूंगा। ये कहते हुए उसने भीमा को धकेल दिया। भीमा हंसते हुए बोला, तुम दोनों के बीच कोई लफड़ा है क्या? एक को कुछ बोलो तो दूसरे को मिर्च लग जाती है। सच बताओ, कंबल में चंबल फिल्म चल रही है ना तुम्हारी? भीमा का इतना कहना था कि वीर आपे से बाहर हो गया और भीमा को मारने पर उतारू हो गया। वो तो हवलदार ने उसे भीमा से अलग किया और शांत करवाने लगा। हवलदार बोला, सर किसके मुंह लग रहे हो? ये तो आदमी ही नीच है। इसके घर में यही काम होते होंगे, तभी तो बक रहा है। इसके मुंह लगकर अपना मुंह क्यों खराब करना? मरने दो साले को। उद्धरण चिन्ह। हवलदार के कहने पर वीर बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। वहीं काजल भी अगली सीट पर चुपचाप बैठी सब सुनती रही। इस बार वो एक लफ्ज नहीं बोली। उसे समझ आ गया था कि क्यों वीर उसे दूर रहने के लिए कह रहा था। उसने सोच लिया कि अब वो वीर के लिए मुश्किल पैदा नहीं करेगी और खुद उससे दूर रहेगी। वीर की टीम भीमा और उसके साथियों को कोर्ट लेकर गई और वहां उन्हें जज के सामने पेश किया। उन्होंने भीमा और उसके साथियों से जुड़े इल्जाम पेश किए और साथ ही कुछ सबूत भी दिखाए। वकील ने अतिरिक्त पूछताछ के लिए समय मांगा तो जज ने उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। वहां से फिर उन्हें बड़ी जेल ले जाया गया। जाते वक्त भीमा वीर को देखकर बोला, अगली सुनवाई में मेरी जमानत हो जाएगी, देखना। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वीर बोला, तब तक तू सरकारी मेहमान है। हम तेरी कुटाई में किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। भीमा गुस्से में वीर को घूरते हुए वहां से निकल गया तो वीर ने चैन की सांस ली। तभी वकील वहां आया और वीर से बोला, डोंट वरी, ये जल्दी बाहर नहीं आ पाएगा। वीर बोला, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं 15 दिन के लिए गांव जा रहा हूं। तब तक इस केस को काजल संभालेगी। तो तुम केस की सारी अपडेट अधिराज सर और काजल को देना। वकील बोला, जैसी आपकी मर्जी। वीर वकील से बात कर ही रहा था कि तभी काजल एक पुलिस वाले से बतियाते हुए वहां आई। वीर ने काजल को आवाज दी, काजल 1 मिनट। वीर ने उसे आवाज दी तो उसके पेट में तितलियां सी उड़ने लगी। वो तुरंत वीर के पास गई और बोली, हाँ बोलो। वीर ने कहा, अब से ये केस तुम्हें देखना है। वकील साहब अब से तुम्हें अपडेट करेंगे, ओके? काजल ने पूछा, क्यों तुम कहीं जा रहे हो? वीर बोला, हाँ राधा की शादी है तो गांव जाना है। मेरे वापस लौटने तक तुम इस केस की इंचार्ज रहोगी। तुम कर लोगी ना? काजल खुश होते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं देख लूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। कुछ देर वकील से बात करके वीर गाड़ी में जाकर बैठ गया। इस बार वो ड्राइविंग सीट पर था तो काजल उसके बगल में आकर बैठ गई।
वीर ने पूछा, कांस्टेबल कहाँ है? काजल बोली, चाय पीने गए हैं, आते ही होंगे। वीर ने ओके कहा और फोन में व्यस्त हो गया। काजल कुछ सोचकर बोली, सॉरी। वीर फोन से ध्यान हटाकर उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या? काजल कहने लगी, तुम मेरे भले के लिए मुझे समझा रहे थे लेकिन मैं समझ नहीं पाई। I'm सॉरी। आज जो कुछ हुआ उससे मुझे समझ आ गया है कि तुम क्यों मुझे दूर रहने के लिए कह रहे थे। वीर हम कहते हुए फोन में देखने लगा तो काजल बोली, अब से मैं तुम्हें बेमतलब में परेशान नहीं करूंगी। वीर ने हम करते हुए कहा, इट्स ओके। तभी दोनों हवलदार चाय पीकर लौट आए और फिर सब थाने के लिए निकल गए। शाम को वीर घर पहुंचा तो उसने देखा कि सिम्मी ने शॉपिंग का सामान को पूरे हॉल में फैला रखा है और आशा जी के साथ मिलकर उसका हिसाब लगा रही है। वीर को देखते ही सिम्मी खुश होकर बोली, अरे आ गए तुम। ये देखो आज हमने कितनी शॉपिंग की है। वीर हम करते हुए बोला, सारा सामान ले लिया या कुछ बाकी है? सिम्मी बोली, राधा की शादी और फंक्शन के सारे कपड़े ले लिए हैं। नील और उनकी फैमिली के कपड़े भी ले ही चुके हैं। बाकी थोड़ा बहुत पूजा का सामान लिया है। अब छुटपुट सामान लेना बाकी है, वो कल ले लेंगे। वीर बोला, ठीक है, लेकिन इस सामान को पैक भी करते रहना। ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। परसों शाम की ट्रेन है तो पैकिंग भी करते रहना। सिम्मी हामी भरते हुए बोली, अच्छा ये देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े लिए हैं। ये कहकर वो वीर को पैंट शर्ट दिखाने लगी। वीर बोला, ये बाद में दिखाना, पहले मैं कपड़े तो बदल लूं। ये कहकर वो कमरे में चला गया और सिम्मी किचन में जाकर चाय रखने लगी। तब तक आशा जी और राधा ने सामान समेट लिया। कुछ देर में वीर चेंज करके आया और आशा जी से बात करने लगा। आशा जी बोली, मैंने तेरी मौसी और गांव में कुछ लोगों को खबर दे दी है कि राधा की शादी के लिए गांव आ रहे हैं। लेकिन फिर भी तू एक बार फोन करके शादी की तैयारी देख लेता तो ठीक रहता। टेंट वालों को फोन करना है, सरपंच जी को फोन करके शादी के बर्तनों का लिए बताना है। घर में रंगाई पुताई का काम करना है। कितना कुछ बाकी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब होगा कब। वीर बोला, फिक्र मत करो, अभी शादी में 12 दिन बाकी है, सब काम हो जाएगा। मैं मुकेश और बुधिया को फोन कर देता हूँ, थोड़े बहुत काम वो निपटा देंगे। आशा जी बोली, हाँ सही कह रहा है, मेरे ख्याल से अभी कर ले, ताकि हमारे जाने तक वो थोड़ी बहुत तैयारी करके रखें। फिर वीर ने मुकेश को कॉल किया और उससे इस बारे में डिटेल में बात की। मुकेश बोला, अरे तू फिक्र मत कर, हम सब देख लेंगे, मैं कल ही रंगाई पुताई का सामान ले आता हूँ। बुधिया आजकल खाली है तो वो बाहर बाहर रंग चूना कर देगा। बाकी दहेज के सामान की भी चिंता मत करना, मेरे ससुराल वालों की फर्नीचर की दुकान है, वो तुझे सही दाम लगा देंगे। तू मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं तुझे लगभग खर्चा बता दूंगा। वीर बोला, चल यार तूने इतना कह दिया वही बड़ी बात है, मैं तुझे थोड़ी देर में लिस्ट भेज दूंगा। मुकेश बोला, अच्छा सुन, आते वक्त एक काला कुत्ता ले आना। तुझे तो पता ही है, जब तक बुधिया को तेल ना पड़े उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वीर मुस्कुरा कर बोला, हाँ समझ गया, ले आऊंगा। मुकेश से बात करके वीर ने फोन रख दिया और आशा जी से बोला, हो गई बात, बुधिया कल से पुताई का काम शुरू कर देगा। हमारे पहुंचने तक वो बाहर चूना लगा चुका होगा, बाकी काम हमारे जाने के बाद होंगे। आशा जी बोली, देख ले बेटा, अब सब तुझ पर ही है, राधा की शादी अच्छे से निपट जानी चाहिए। वीर बोला, हाँ हाँ सब हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। राधा तू खाना लगा, मुझे भूख लगी है, वो राधा से कहने लगा। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने गए तो सिम्मी वीर से बोली, अच्छा तुमने कपड़े तो देखे ही नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेते। वीर फाइल लिए बोला, कल देख लूंगा, अभी काम कर रहा हूँ। तभी सिम्मी को एक आइडिया आया और वो वीर के कपड़े लेकर बाथरूम में गई। कुछ देर में वो उसके कपड़े पहनकर बाहर आए और बोली, कैसा लग रहा हूं मैं? वीर ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, जोकर लग रही हो। सिम्मी बोली, जोकर नहीं भाई, लग रेला है अपन। वीर सिम्मी के लहजे पर हंसने लगा तो सिम्मी बोली, अच्छा एक काम करो ना, तुम ये दुपट्टा ओ। वो वीर को अपना दुपट्टा देते हुए बोली। वीर बोला, मुझे ये फालतू शौक नहीं है, तुम ही ओ। सिम्मी जिद करते हुए उसे दुपट्टा ओढ़ाने लगी तो वीर ने मजबूरी में दुपट्टा गले में लपेट लिया और बोला, क्या नाटक है ये, क्या करना है इसका? सिम्मी बोली, अब शीशे के सामने आओ। वो दोनों शीशे के सामने आकर खड़े हो गए तो सिम्मी वीर के सिर पर दुपट्टा रखकर बोली, लग रेली है ना मेरी जोरू, और मैं तेरा मर्द। वीर अपने सिर से दुपट्टा हटाते हुए सिम्मी के पीछे भागा और बोला, बहुत मस्ती चढ़ रही है ना तुम्हें, रुको अभी बताता हूँ। सिम्मी वीर से बचकर भाग रही थी तो उसकी पैंट ढीली होकर खिसक रही थी। सिम्मी वीर को रोकती हुई बोली, एक मिनट, टाइम प्लीज। वीर रुक गया तो सिम्मी बेड पर बैठकर पैंट को उतारने लगी। वो बोली, इसकी कमर ढीली है ना इसलिए खिसक रही है। जब वो पैंट बदल रही थी उस दौरान वीर की नज़र उसकी दूध जैसे सफ़ेद पैरों पर थी।
वो यंत्रवत सा सिम्मी के करीब आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सिम्मी उसे देखकर बोली, क्या हुआ? वीर ने सिम्मी की ओर हाथ बढ़ाया तो सिम्मी ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। वीर ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। सिम्मी सकुचाते हुए बोली, मेरे पैर खाली है, मैंने कुछ नहीं पहना है। वीर उसे बिस्तर पर ले जाते हुए बोला, रहने दो। फिर वो खुद भी सिम्मी के करीब जाने लगा। घुटनों तक लंबी उस शर्ट में सिम्मी बला की हसीन लग रही थी। वीर उसके करीब जाकर उसे चूमने लगा तो सिम्मी ने भी आंखें बंद कर ली। अब वो सिम्मी के पैरों को देखकर उन पर चुंबन अंकित करने लगा, जबकि सिम्मी मदहोश सी उसके एहसास को महसूस कर रही थी। अगले दिन वीर ड्यूटी पर गया जबकि सिम्मी राधा के साथ शॉपिंग पर निकल गई। वो सुबह ही शॉपिंग पर निकल गए थे तो सिम्मी पहले कॉलेज गई। वहां जाकर उसने 15 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन सबमिट की और प्रिया से मिली। उसने प्रिया से कहा, हम गांव जा रहे हैं तो तू सारे लेक्चर्स के नोट्स रेडी रखना, मैं वापस आऊंगी तो तुझसे नोट्स ले लूंगी। प्रिया पूछने लगी, हाँ, ये कोई कहने वाली बात थोड़ी है, लेकिन ये तो बता कि तुम गांव क्यों जा रहे हो? सिम्मी बोली, अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, राधा की शादी है, तो हम शादी के लिए गांव जा रहे हैं। नील और राधा की शादी का जिक्र सुनकर प्रिया का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो जबरन मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेट्स राधा। राधा ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा तो प्रिया असहज सी बोली, ठीक है फिर तू आराम से जा, यहाँ मैं देख लूंगी। सिम्मी बोली, चल फिर, अब हम भी निकलते हैं। ये कहकर वो राधा के साथ शॉपिंग पर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद प्रिया उदास सी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। नील और राधा की शादी के बारे में सुनकर उसे मन ही मन थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर वो सोचने लगी, अच्छा है अगर उन दोनों की शादी हो रही है तो एटलीस्ट किसी को उसका प्यार मिल रहा है। आज उसे राहुल की बहुत याद आ रही थी। उसने फ़ोन निकाला और राहुल को मैसेज करने लगी। उसने टाइप किया, हेलो राहुल, कैसे हो? तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? टाइम मिले तो मुझे कॉल करना। राहुल को मैसेज डिलीवर हो चुका था। अब वो वेट करने लगी कि कब राहुल उसका मैसेज देखेगा और कॉल करेगा। देखते देखते शाम हो गई लेकिन राहुल ने उसका मैसेज नहीं देखा। प्रिया ने सोचा कि शायद बिजी होगा, टाइम मिलने पर देख ही लेगा। ये सोचकर वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। दूसरी ओर वीर थाने गया तो उसने अपने साथियों को बता दिया कि वो अपनी बहन की शादी के सिलसिले में गांव जा रहा है। वो बोला, अगले कुछ दिनों तक मैं और नील शादी में बिजी रहने वाले हैं, इसलिए तुम सब काजल को रिपोर्ट करोगे। यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और हर किसी को अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना है। समझ गए सब? सब ने एक साथ मिलकर जी सर कहा तो वीर बोला, वेरी गुड, अब तुम सब अपना काम करो। ये कहकर वो अपने कामों में व्यस्त हो गया। तभी एक हवलदार बोला, सर मैंने सुना है कि अब नील सर और आप जीजा साले बनने वाले हो, सही बात है क्या? वीर ने नजरें चुराते हुए हम कहा तो हवलदार बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक ही थाने में जीजा भी और साला भी, बड़ा ही पारिवारिक माहौल रहेगा हमारे थाने का। वीर बोला, रिश्तेदारी घर पर, यहाँ हम काम करने आते हैं। सब मिलकर मजाक में हम करने लगे तो वीर बोला, अब खड़े क्या हो, जाकर काम करो। सबके जाने के बाद काजल कुछ फाइल लेकर वीर के केबिन में आए और बोली, एक बार ये फाइल्स चेक कर लेना, मैंने भीमा के केस से जुड़े कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, देख लेना कि सही है या नहीं। वीर ने ओके कहा तो काजल वापस जाने लगी। तभी वीर ने उसे आवाज दी और बोला, काजल। काजल ने पलट कर देखा तो वीर बोला, राधा की शादी है, तुम्हें भी निमंत्रण है। ये कहकर उसने राधा की ओर शादी का कार्ड बढ़ा दिया। राधा कार्ड लेकर बोली, सिर्फ मुझे कार्ड दे रहे हो, बाकी सबको नहीं? वीर कहने लगा, सबके लिए ही है, मेरे जाने के बाद तुम सबको बता देना। काजल ने कार्ड देखा तो उसमें वीर ने सभी पुलिसकर्मियों को आमंत्रित किया हुआ था। वो बोली, लेकिन हम लोग इतनी दूर आ नहीं पाएंगे। वीर बोला, जानता हूँ, लेकिन ऐसे ही चला जाता तो अच्छा नहीं लगता। सब सोचते कि मैंने उन्हें अपनी खुशियों में शामिल नहीं किया, इसलिए निमंत्रण दे दिया। बाकी ये तो मैं भी जानता हूँ कि शादी से ज़्यादा जरूरी ड्यूटी है, सो डोंट वरी, मैं माइंड नहीं करूँगा। काजल मुस्कुराकर हम कहते हुए कार्ड लेकर चली गई और फिर वीर भी अपना काम निपटाकर कुछ देर में अधिराज जी से मिलने चला गया। अधिराज जी ने वीर की छुट्टियां पहले ही मंजूर करवा दी थी तो वीर उनसे बात करके घर लौट आया। घर आकर उसने देखा कि आशा जी और राधा घर पर नहीं थे, जबकि सिम्मी किचन में व्यस्त थी। वीर ने सिम्मी को आवाज दी तो सिम्मी बाहर आ गई। वीर ने पूछा, माँ और राधा कहाँ है? सिम्मी बोली, वो माँ को पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने कुछ सामान बताया है तो वही लेने गई हुई है। वीर ने अच्छा कहा तो सिम्मी बोली, तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं चाय रख देती हूँ। ये कहकर वो उसकी चाबी और वॉलेट उठाकर कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वीर ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, अरे रुको तो सही, कहाँ भागे जा रही हो? ये कहते हुए उसने सिम्मी को बाहों में भर लिया।
सिम्मी मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। घर लौटते ही तुम्हारा रोमांस चालू हो गया। वीर उसे बाहों में भरे हुए बोला, आज घर में कोई नहीं है ना, इसलिए। माँ होती तो उनके सामने थोड़ी करता। सिम्मी हम कहते हुए उसकी वर्दी ठीक करने लगी। वो बोली, पता है जब तुम इस यूनिफॉर्म में होते हो ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और जब इस यूनिफॉर्म में ही रोमांस करते हो तो। इतना कहकर सिम्मी शर्माते हुए चुप हो गई। वीर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो। सिम्मी उसके सीने से लगती हुई बोली, तो मन करता है कि हमेशा के लिए तुम्हारी बाहों में समा जाऊं। जी चाहता है कि तुम ऐसे ही मुझे अपने आगोश में भरे रखो और मैं इन बाहों के घेरे में खो जाऊं। उन दोनों के बीच रोमांटिक बातें चल रही थी कि तभी उन्हें कुछ आवाज आई। सिम्मी बाहर देखते हुए बोली, तुमने वो आवाज सुनी? वीर बोला, हाँ, ऐसा लगा जैसे कुछ गिर गया हो। सिम्मी बोली, रुको मैं देखती हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की ओर गई तो उसने देखा कि कुछ दूरी पर काजल अपना पर्स उठा रही थी। काजल को देखकर सिम्मी खुश होते हुए बोली, अरे काजल, तुम यहाँ? काजल बोली, हाँ, वो मेरा पैर मुड़ गया तो गिर गई थी। सिम्मी उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? काजल बोली, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो लड़खड़ाते हुए सिम्मी के साथ अंदर आ गई। अंदर वो वीर को देखकर हेलो कहने लगी तो वीर ने भी जवाब में हेलो कहा। वो सोचने लगा कि ये इस टाइम क्यों आई होगी। सिम्मी ने काजल को बैठाया और उसे पानी देते हुए बोली, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूलकर आ गई तुम? काजल बोली, वीर ने बताया था कि राधा की शादी हो रही है, तो सोचा उसे शादी का गिफ्ट देती चलूं। गांव में तो आ नहीं पाऊंगी, इसलिए यहीं दे देती हूँ। ये कहते हुए उसने सिम्मी को एक गिफ्ट बॉक्स दे दिया। सिम्मी बोली, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, रहने देती। काजल बोली, ये तुम्हारे लिए नहीं, वीर की बहन के लिए है, इसलिए मना मत करो। सिम्मी मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, चलो तुम बात करो, मैं चाय बना रही हूँ। ये कहकर वो रसोई में चली गई। उसके जाने के बाद वीर बोला, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। ये कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद काजल को वो दृश्य याद आने लगा जो उसने वीर के दरवाजे पर खड़े होकर देखा था। वीर और सिम्मी को करीब देखकर उसे कैसे महसूस हो रहा था, ये बस वही जानती थी। उसके लिए यहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मजबूरी में वो यहाँ बैठी हुई थी। तभी सिम्मी चाय लेकर आ गई और उससे बातें करने लगी। वीर ने काजल को राधा की शादी का निमंत्रण दिया था। काजल ने सोचा कि कल तो वीर गांव चला जाएगा, क्यों ना आज ही राधा को शादी का तोहफा दे दूं। यही सोचकर वो ड्यूटी से थोड़ी जल्दी निकलकर राधा के लिए गिफ्ट लेने चली गई। गिफ्ट लेकर वो खुशी खुशी वीर के घर जा रही थी कि दरवाजे पर पहुंचकर वो ठिठक गई। उसने देखा कि वीर ने सिम्मी को बाहों में भरा हुआ है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। उन दोनों को इतने करीब देखकर काजल को झटका सा लगा और अचानक ही उसके हाथ से गिफ्ट का थैला गिर गया। थैला गिरते ही उसने तुरंत थैला उठाया और कुछ कदम पीछे जाकर खड़ी हो गई। फिर सिम्मी आई तो उसने झूठ बोल दिया कि उसका पैर मुड़ गया था। सिम्मी उसे अंदर ले गई और उसके साथ बातें करने लगी। वो बोली, तुम्हारी मॉम के बारे में सुना, सुनकर बहुत बुरा भी लगा। बिना पेरेंट्स के जीना बहुत मुश्किल होता होगा ना? काजल नजरें झुकाए अफसोस में हम कहने लगी तो सिम्मी बोली, वैसे अब तुम ठीक हो? अभी तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? काजल बोली, ठीक ही चल रही है। अब मैं अपना ज़्यादातर समय काम करते हुए बिताती हूँ। काम करते हुए कब दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, घर जाकर थोड़ा अकेलापन महसूस होता है, लेकिन अब तो आदत हो गई है। तभी वीर भी चेंज करके आ गया और उनके साथ बैठ गया। सिम्मी उसे भी चाय देने लगी और फिर काजल से बोली, तुम सच में बहुत ब्रेव हो। तुम्हारी जगह मैं होती तो कब की टूट जाती। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद भी तुमने खुद को कितनी अच्छी तरह संभाला है। उद्धरण चिन्ह। काजल बोली, हाँ, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं भर सकता। मैं चाहे कितना भी बिजी क्यों न रह लूं, घर का सूनापन काटने को दौड़ता है। सिम्मी बोली, तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? काजल चौंक कर बोली, क्या? सिम्मी बोली, हाँ, तुम अकेली हो, शादी की उम्र भी हो गई है, तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। इससे तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम एक नई शुरुआत भी कर पाओगी, है ना वीर? वीर जो कि चाय पी रहा था एकदम चौंक कर बोला, क्या? हाँ, सही कह रही हो। काजल नजरें चुराते हुए कहने लगी, नहीं, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सिम्मी जोर देते हुए बोली, हाँ तो इरादा बनाओ फिर। शादी लायक एज तो हो ही गई है, दिखने में भी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। काजल फीकी मुस्कान लिए बोली, हाँ, लेकिन वो वीर जैसा तो नहीं होगा ना? काजल की बात सुनकर वीर और सिम्मी को थोड़ा अजीब लगा तो काजल सफाई देते हुए बोली, मतलब वीर कितना सुलझा हुआ इंसान है, तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करता है। अब मैं पुलिस वाली हूँ, क्या पता मुझे जो शख्स मिले उसे मेरा नौकरी करना पसंद ना आए। सिम्मी कुछ कहती उससे पहले ही आशा जी और राधा वापस लौट आए। राधा काजल को देखकर बोली, अरे आप
आप कब आई? काजल ने उठकर आशा जी के पैर छुए और राधा को हाथ मिलाकर बधाई देते हुए बोली, शादी बहुत बहुत मुबारक हो राधा। राधा ने धन्यवाद कहा तो वो बोली, वीर ने बताया कि तुम लोग कल जा रहे हो, तो तुम्हारी शादी का तोहफा देने आई थी। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। राधा मुस्कुराते हुए बोली, आप लाई हो तो अच्छा ही होगा। वैसे आपने चाय नाश्ता किया या नहीं? काजल बोली, सब कर लिया। अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। तुम्हें भावी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा से मिलने के बाद काजल वापस लौट गई। तब तक वीर और बाकी घरवाले अगले दिन की पैकिंग करने लगे। वो देर रात तक शादी का सामान बैग्स में पैक करते रहे और फिर थक कर सो गए। अगली सुबह वीर अपने बैंक से रिलेटेड काम निपटाने लगा, जबकि राधा थोड़ी उदास थी। वो सिम्मी के साथ काम कर रही थी तो सिम्मी ने पूछा, क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो? राधा बोली, इस घर में आज मेरा आखिरी दिन है, फिर पता नहीं यहाँ कब आना हो। सिम्मी बोली, ऐसा क्यों कह रही हो? शादी के बाद तुम वापस दिल्ली ही तो आने वाली हो, यहाँ भी आते जाते रहना। राधा बोली, हाँ लेकिन तब मैं आप लोगों के साथ इतना समय नहीं बिता पाऊंगी, तब तो मेहमानों की तरह आना जाना होगा। सिम्मी बोली, ऐसा कुछ नहीं है राधा, तुम्हारा जब मन करे चली आना और जितने दिन चाहे रह लेना, ये तुम्हारा ही तो घर है। अच्छा तुम्हें कुछ पता है कि शादी के बाद तुम लोग कहाँ रहने वाले हो? राधा बोली, हाँ नील बता रहे थे कि उनके कोई सरकारी घर मिलने वाला है, तो शादी के बाद हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सिम्मी बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो हम मिलते रहा करेंगे। राधा अब भी उदास ही थी तो सिम्मी उसे समझाते हुए बोली, लड़कियों को तो अपने हस्बैंड के घर जाना ही होता है, तभी तो नई जिंदगी शुरू होती है। मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई ना, लेकिन मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने अपना घर छोड़ा, क्योंकि वीर मेरे साथ है। ऐसे ही तुम भी जब नील के साथ नई जिंदगी शुरू करोगी तो तुम्हें भी ये घर छोड़ने का अफसोस नहीं होगा। बाकी अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो हम शादी डिले कर सकते हैं। तुम कहो तो मैं वीर से बात करूं? सिम्मी मजाक करते हुए बोली। राधा एकदम से बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। सिम्मी हंसते हुए बोली, जानती हूँ, पता है राधा, जब जीवन साथी अच्छा हो तो अपना घर छोड़ने का दुख नहीं होता। जैसे मेरे साथ वीर है, वैसे ही तुम्हारे साथ नील सर है। वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेंगे। फिर तो तुम हमें भूल ही जाओगी, हम बुलाएंगे तब भी नहीं आओगी, तब तो बहाने किया करोगी कि नील की ड्यूटी है, कैसे आऊं? सिम्मी की बात पर राधा शर्माते हुए हंस दी तो सिम्मी बोली, ऐसे ही खुश रहा करो, तुम खुश रहोगी तो हम भी खुश रहेंगे। शाम के समय वीर ने कैब बुलाई और सबके साथ स्टेशन के लिए निकल गया। 7 बजे उनकी ट्रेन थी तो सब वहीं स्टेशन पर बैठकर इंतजार करने लगे। इस दौरान राधा का फोन बजने लगा तो वो साइड जाकर बात करने लगी। उसने नील को बताया कि वो स्टेशन पहुंच गए हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन आने पर वो सामान के साथ ट्रेन में चढ़ गए। सब अपनी सीट देखकर अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। आशा जी खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी थी और बाहर की ओर देख रही थी। राधा की शादी को लेकर वो भी थोड़ी भावुक थी, इसलिए अपने भावों को छुपाने के लिए बाहर लोगों को देख रही थी। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई जाना पहचाना चेहरा देखा हो। वो सिम्मी से बोली, बहू वो देख, वो लड़की काजल ही है ना? सिम्मी ने खिड़की से बाहर झांका और बोली, कहाँ पर? आशा जी फिर से बाहर झांकते हुए बोली, अभी तो वहीं थी। सिम्मी बोली, कोई और होगी। काजल यहाँ क्या करेगी? आशा जी सोच में डूबी हुई सी हाँ कहने लगी और फिर अपना शॉल ओढ़ने लगी। वीर भी अब सामने की तरफ खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। वो आशा जी से कुछ बात कर रहा था तो तभी ट्रेन चल पड़ी। वो बाहर देख रहा था तो उसकी नज़र भी काजल पर पड़ी जो दूर खड़ी ट्रेन को जाते हुए देख रही थी। वो कुछ देर काजल को देखता रहा, फिर उसे इग्नोर करके आशा जी से बातों में व्यस्त हो गया। अगली सुबह ट्रेन गंतव्य पर पहुंची तो वीर वहां से टेम्पो बुक करके गांव के लिए निकल गया। गांव के करीब पहुंचकर उन्होंने सामान उतारा और सुस्ताने लगे। वीर सोचने लगा कि अब यहां से कैसे जाएं। उसने किसी को कहा भी नहीं था कि हम आने वाले हैं, तो सामान उठवाने आ जाएं। वो फोन निकालकर अपने दोस्तों को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसे बुधिया बैलगाड़ी हाँकता दिखा। बुधिया को देखकर सबके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। बुधिया ने वीर की फैमिली को एक साथ देखा तो वो उन्हें देखकर हाथ हिलाने लगा। फिर वो बैलों को हाँकते हुए उनके पास ले गया। बैलगाड़ी से उतरकर उसने आशा जी के पैर छुए और वीर से हाथ मिलाते हुए बोला, और भाई दरोगा, क्या हाल चाल है तुम्हारे? वीर बोला, बस यार तुझे ही फोन कर रहा था, मैं जल्दी जल्दी में किसी से कहना भूल गया कि हमारे साथ सामान है, तो कोई बैलगाड़ी लेकर आ जाए। अच्छा हुआ तू टाइम पर आ गया। अगर तू बिजी नहीं है तो हमारा सामान घर पहुंचा दे, हम पैदल चलकर आ जाएंगे। बुधिया बोला, अरे कैसी बात कर रहा है, हम काहे बिजी होंगे, ये बैलगाड़ी हम तुम्हारे लिए ही तो लाए हैं। हमको मुकेश ने बताया था कि तुम लोग आज पहुंचने वाले हो। हमको पता था कि तुम्हारी ट्रेन इसी वक्त पहुंचती है, तो तुमको लेने ही आ रहे थे।
बुधिया की बात पर वीर मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स यार, तूने हमारे बारे में इतना सोचा। बुधिया उसे डपटते हुए बोला, अबे पगला गए हो, दोस्तों को कोई थैंक यू बोलता है। चल अब सामान रखवा। ये कहते हुए वो सामान गाड़ी में चढ़ाने लगा। सिम्मी भी वीर की मदद करने के लिए बैग उठाने लगी तो वीर बोला, रहने दो, मैं कर लूंगा। ये कहकर वो खुद ही बैग रखने लगा। बुधिया भी मजाक करते हुए बोला, हाँ भौजाई, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। देवर कर रहते भौजाई काम करे, ऐसा नहीं चलता हमारे यहाँ। बुधिया की बात पर सिम्मी मुस्कुरा दी और सोचने लगी कि गांव के लोग कितने बड़े दिल के होते हैं, बिना कहे ही मदद कर देते हैं। एक शहर वालों को देख लो, कोई मुसीबत में होगा तो उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाने लगते हैं। सामान चढ़ाने के बाद बुधिया ने सबको बैलगाड़ी में बैठने के लिए कहा और फिर बैलों को हाँकते हुए गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में वो वीर को बता रहा था कि उसने क्या क्या इंतजाम कर दिया है। वो बोला, मुकेश रंग चूना लेकर आया था तो हमने तुम्हारी गौशाला और दीवारों को रंग दिया है। वहां साफ सफाई भी कर दी है। ईंधन का भी जुगाड़ कर रखा है। सरपंच काका से मुकेश ने बात कर ली है। राशन पानी तो हम बाजार से ले ही आएंगे। दहेज के लिए भी मुकेश के ससुराल वालों से बात हो गई है। और कुछ बाकी होगा तो हमको बता देना, वो भी करवा देंगे। आशा जी बुधिया के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, कितना काम करता है रे तू। तूने तो हमारा बोझ हल्का कर दिया। मैं वहां कितनी परेशान थी कि 10 दिन में सब कैसे होगा। अब लगता है कि सब हो जाएगा। बुधिया बैलों को हाँकते हुए बोला, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है काकी। राधा हमारी भी तो बहन जैसी है। गांव की बेटी की शादी में तो पूरा गांव मदद करता है। हम ये काम 10 दिन तो क्या 5 दिन में भी कर देते। यूं ही बातें करते करते गांव आ गया और सब घर के पास उतर गए। वीर और बुधिया सामान उतारने लगे तो आशा जी ने सिम्मी को घर की चाबी दी और बोली, जा बहू, दरवाजा खोल और सबके लिए चाय चढ़ा दे। सिम्मी ने जी मां जी कहा और दरवाजा खोलकर अंदर गई। उसने देखा कि रसोई में धूल जमी हुई है। वो बाहर आए और बोली, मां जी घर में दूध नहीं है, चाय कैसे बनाऊं। आशा जी बोली, अरे दूध लेना याद ही नहीं रहा। बुधिया बोला, चिंता मत करो काकी, चाय तो हम अभी 5 मिनट में मंगवा देते हैं। ये कहकर वो मुकेश को कॉल करने लगा। तभी सतीश चाय का थर्मस लेकर वहां आ गया और बोला, अरे आ गए तुम सब। वीर ने उठकर सतीश से हाथ मिलाया और बोला, हाँ बस अभी पहुंचकर घर खोला है। सतीश बोला, थक कर आए होंगे ना, लो सब एक एक घूंट चाय पी लो। सिम्मी राधा की ओर देखकर सोचने लगी कि यहाँ सबको कैसे पता चल जाता है कि हमें कब क्या चाहिए। राधा फटाफट अंदर से गिलास लेकर आए और सबको चाय देने लगी। आशा जी बोली, अच्छा हुआ तू चाय ले आया, हम तो दूध लेना ही भूल गए थे। सतीश बोला, कोई बात नहीं काकी, हमको भी बुधिया ने ही बताया कि आज तुम लोग आ रहे हो तो मैंने सोचा सफर से थके हुए होंगे, घर में भी राशन पानी नहीं होगा, इसलिए सबके लिए चाय नाश्ता ले आया। ये कहते हुए उसने थैले से बिस्कुट के पैकेट निकाले। अब सब चाय नाश्ता करते हुए बात कर रहे थे। वीर बोला, बुधिया ने बताया कि उसने और मुकेश ने मिलकर बहुत जगह बात कर ली है। अब थोड़ा बहुत काम है जो करना बाकी है। सतीश बोला, मेरे लायक कोई काम होगा तो बोलना, आजकल हम भी गेहूं बोकर खाली बैठे हैं तो तुम्हारी मदद करने आ जाएंगे। बुधिया मजाक करते हुए बोला, तू शादी के दिन आना बर्तन मांजने। सतीश उसे डांटते हुए बोला, चुप कर बे। बुधिया बोला, और क्या, तुमको पता है काकी, एक दिन ये रात के अंधेरे में घर के आंगन में बर्तन घिस रहा था और इसकी बीवी अंदर आराम से सो रही थी, तो इसे शादी में बर्तन मांजने का काम देना, बहुत अच्छे से कर लेगा ये। सतीश सफाई देते हुए बोला, उस दिन उसकी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने ही उसे आराम करने के लिए कहा था। वो बीमार थी तो मैं ही घर के काम कर रहा था। अब अपने काम करने में कोई बुराई है क्या काकी। आशा जी बोली, बिल्कुल नहीं, अपने घर के काम करने में कैसी शर्म। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बहू बीमार थी तो तू उसके कामों में हाथ बंटा रहा था, ऐसे ही तो गृहस्थी चलती है। सतीश बुधिया को चिढ़ाते हुए बोला, सुन लिया, अब मुंह बंद रख अपना। बुधिया उसे छेड़ते हुए बोला, अरे काकी ये झूठ बोल रहा है, इसकी बीवी कोई बीमार नहीं थी, बल्कि उस दिन ये हमारे साथ पीने बैठ गया था। इसकी बीवी को पता चला तो उसने 2 दिन तक इससे घर के काम करवाए और खुद पैर पसारे लेटी रही। वरना तुम ही बताओ कौन सी औरत बीमारी में अपने मर्द को कूटती है। अपनी पोल खुलते देख सतीश बोला, अच्छा काकी मैं चलता हूँ, घर पर जरा काम है। आशा जी बोली, अरे बैठ थोड़ी देर, थर्मस तो लेता जा। सतीश बोला, वो बाद में ले जाऊंगा, अभी मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो वहां से खिसक गया और जाते हुए बुधिया से बोला, साले तुझे तो बाद में बताऊंगा। सतीश की बात पर सब हंस दिए और फिर चाय खत्म करके अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी के जाने के बाद प्रिया कॉलेज में अकेली हो गई थी। वो बार बार अपने फोन को चेक कर रही थी कि राहुल का कोई मैसेज आया कि नहीं। राहुल को 2 दिन पहले ही मैसेज मिल गया था लेकिन उसने अब तक देखा ही नहीं था।
उसे फिक्र होने लगी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने सोचा कि क्यों ना राहुल की मॉम से जाकर मिला जाए, शायद उन्हें कुछ पता हो। यही सोचकर वो लंच ब्रेक में ही राहुल के घर के लिए निकल गई। प्रिया राहुल से बात करने के लिए बेचैन थी। विदेश जाने के बाद राहुल ने मुश्किल से 1-2 बार प्रिया से बात की होगी, उसके बाद उसके मैसेज आने बंद हो गए। प्रिया को अब उसकी फिक्र होने लगी तो वो उसकी माँ से मिलने चली गई। वो राहुल के घर गई तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। प्रिया सोचने लगी कि राहुल की मॉम कहाँ गई होंगी, उन्हें तो यहीं होना चाहिए था। उसने पड़ोस में जाकर उनके बारे में पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि वो किसी बैंक में काम करती है, लेकिन आजकल तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी पर है। प्रिया ने पूछा, लेकिन उनके घर पर तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी ने कहा, तो शायद वो हॉस्पिटल गई होंगी। प्रिया ने अच्छा कहा और राहुल के घर के बाहर बेंच पर बैठी इंतजार करने लगी। कुछ देर में घर के बाहर ऑटो रिक्शा आकर रुका और उसमें से राहुल की माँ बाहर निकली। वो देखने में काफी कमजोर लग रही थी। वो किराया देकर वापस लौटी तो उन्होंने प्रिया को अपने घर के बरामदे में देखा। प्रिया को देखकर वो खुश हो गई और बोली, प्रिया बेटा तुम यहाँ। प्रिया ने उन्हें हेलो कहा और बोली, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? पड़ोसियों ने बताया कि आजकल आप बीमार है। राहुल की माँ बोली, हाँ बेटा अब उम्र हो गई है तो बीमारियां तो लगी ही रहती है। वैसे ज़्यादा सीरियस नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी कमजोरी है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? प्रिया सकुचाते हुए बोली, वो मैं राहुल के बारे में पूछने आई थी। बहुत दिनों से उसका कोई मैसेज नहीं आया, तो सोचा आपसे पूछ लूं कि वो ठीक ठाक तो है ना। राहुल की माँ दरवाजा खोलते हुए बोली, आओ अंदर आकर बात करते हैं। बाहर ठंड हो रही है। प्रिया ने जी कहा और उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। अंदर जाकर राहुल की माँ हांफते हुए सोफे पर बैठ गई तो प्रिया बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पानी लाऊं आपके लिए? राहुल की माँ गहरी सांस लेकर बोली, हाँ बेटा थोड़ा गुनगुना पानी ले आ, मेरा गला सूख रहा है। प्रिया उठकर किचन की ओर गई और बर्तन ढूंढने लगी। राहुल की माँ ने कहा, बर्तन नीचे ड्रावर में है और पानी घड़े में रखा है। प्रिया ने भिगोने में पानी गर्म किया और उनके लिए ले आई। उन्होंने पानी पिया और राहत की सांस ली। प्रिया ने पूछा, आपको हुआ क्या है? आप ठीक नहीं लग रही हो। राहुल की माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही सांस की बीमारी है, ठंड के दिनों में बढ़ जाती है। अच्छा तुम कुछ पूछ रही थी राहुल के बारे में? प्रिया बोली, हाँ वो बहुत दिनों से राहुल से बात नहीं हुई। उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही है। राहुल की माँ बोली, आजकल मेरी भी उससे बात नहीं हुई। शुरू में जब गया था तब रोज फोन करता था, फिर धीरे धीरे फोन कम हो गए। अब तो हफ्ते भर तक फोन नहीं करता, पता नहीं कहाँ बिजी रहता है। प्रिया अब चिंतित हो उठी। वो सोचने लगी कि ऐसा भी क्या बिजी है जो अपनी बीमार माँ तक को फोन नहीं कर रहा। वो बोली, अच्छा आंटी राहुल ने बताया था कि वो अपने मामा के पास जा रहा है, तो मामा जी को तो पता होगा ना कि वो कहाँ है? आपने उनसे पूछा? राहुल की माँ बोली, हाँ उसे भी कॉल किया था मैंने, वो तो सब ठीक ठाक कह रहा था। बोल रहा था कि राहुल अपने काम में बहुत बिजी है, इसलिए कभी कभी तो घर भी नहीं आता, कंपनी में ही सो जाता है। भगवान जाने कैसा काम कर रहा है। प्रिया सोच में डूबी हुई सी अच्छा कहने लगी और बोली, आपकी राहुल से बात हो तो उससे कहना कि एक बार मुझसे भी बात कर ले, उसे एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। राहुल की माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा बोल दूंगी। प्रिया अब सोचने लगी कि क्यों ना इनकी थोड़ी बहुत मदद कर दूं। बेचारी बीमार है, अकेली क्या क्या करेगी। वो बोली, आंटी मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? कोई काम है तो बता दो, मैं कर दूंगी। राहुल की माँ बोली, अरे नहीं बेटा रहने दो, मैं सारे काम कर चुकी हूँ। प्रिया सोचते हुए बोली, खाना बना लिया? राहुल की माँ बोली, अब बनाऊंगी थोड़ी देर में। प्रिया उठते हुए बोली, आप बैठो मैं बना देती हूँ। ये कहकर वो फिर से रसोई में चली गई और राहुल की माँ उसे रोकती रह गई। प्रिया ने फटाफट सब्जी काटकर छौंकी और गर्मागर्म फुलके बनाकर ले आई। राहुल की माँ ये देखकर निहाल हो गई और बोली, खुश रहो बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की, भगवान तुम्हें हमेशा तरक्की दे। प्रिया बोली, शाम के लिए भी मैंने सब्जी काट कर रख दी है, आप चाहो तो ताज़ा खाना बना लेना वरना बाहर से ऑर्डर कर लेना। राहुल की माँ बोली, ठीक है बेटा, अब तुम्हें भी चलना चाहिए, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, कभी टाइम मिले तो फिर आना। प्रिया ने जी आंटी कहा और फिर अपने घर के लिए लौट गई। उसके जाने के बाद राहुल की माँ सोचने लगी कि कितनी भली बच्ची है, राहुल की कितनी चिंता है इसे, कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। दूसरी तरफ वीर और उसका परिवार गांव पहुंचने के बाद घर के कामों में व्यस्त हो गया। बुधिया घर पेंट कर रहा था जबकि राधा और सिम्मी घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। वहीं वीर मुकेश के साथ टेंट वालों से बात करने गया। वहां बात करके वो सरपंच के घर गया और उनसे भी बात की। वो सब काम निपटा कर वो घर आया और बुधिया का हाथ बटाने लगा।
उन दोनों ने फटाफट घर को रंग रोगन किया और फिर सामान सेट करने लगे। इन सब कामों में ही शाम हो गई और शाम को सब थक कर चूर हो गए। शाम के वक्त सिम्मी और राधा खाना बना रहे थे तो वीर आशा जी से बाहर अहाते में बैठकर दहेज के सामान की बात कर रहा था। वो दोनों सामान की लिस्ट बनाने लगे कि दहेज में क्या क्या देना है। तब तक खाना भी तैयार हो गया और फिर सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर सब सोने चले गए। सिम्मी तो बिस्तर पर जाते ही गिर गई और सीधा अगली सुबह ही सोकर उठी। अगले दिन कुछ दिनों तक वो शादी की तैयारियों में ही व्यस्त थे। अब मौसी जी भी आ गई थी और उनके आने के बाद घर में रौनक हो गई थी। आशा जी ने मौसी को बताया कि अब वीर और सिम्मी दोनों ने शादी को निभाने का फैसला लिया है। ये जानकर मौसी को भी बहुत खुशी हुई। अब वो भी आशा जी के साथ राधा की शादी की तैयारी में जुट गई। शादी में अब महज 4-5 दिन रह गए थे। दोनों घरों में जोर शोर से तैयारी चल रही थी। यहाँ आशा जी ने गहने बनवाने के लिए दे दिए थे, बस दहेज आना बाकी था। शाम के समय आशा जी और मौसी बात कर रहे थे तो राधा के फ़ोन में नील का कॉल आने लगा। नील ने राधा से कहा, राधा वीर को फ़ोन देना, मेरे पिताजी उससे कुछ बात करना चाहते हैं। राधा ने पूछा, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? नील ने कहा, हाँ पिताजी को कुछ जरूरी बात करनी है। राधा डरते हुए वीर के पास गई और इशारे में बोली, भैया उनका फ़ोन है, उनके पिताजी कुछ बात करना चाहते हैं। वीर भी ये सुनकर थोड़ा सख्ते में आ गया। वो सोचने लगा कि शादी में बस कुछ ही दिन बाकी है, ये अचानक से क्या बात करना चाहते हैं। उसने फ़ोन लिया और बात करने लगा। इस दौरान राधा और सभी घरवाले सांसें थामे उन्हें सुन रहे थे। फिर मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।